एचएससी के ग्रुप नंबर 5657 और 24 ग्रुप के बारे में आज बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी लगाई गई है इन ग्रुप के बारे में उसका स्टेटस देखेंगे और फिर सीएटी प्री से मेन के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए थे उसकी शॉर्ट लिस्टिंग पर हुए केसों के बारे में देखेंगे। निशा रानी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स, उन सारे केसों के बारे में देखेंगे। उन केसेस का आपकी जॉब पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या हो सकता है, उन सारे केसों के बारे में हम बात करेंगे जो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हुए थे। एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजीव रॉय, सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है जो आपकी इनसे कनेक्टेड मैटर है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरी पिछली कुछ वीडियो के ऊपर कैंडिडेट के कमेंट्स थे कि सर हमारे इन ग्रुप के बारे में बात कीजिए, तो इसलिए आज आपके ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी लगाई गई है उसका डायरी नंबर मिला है 23805/2026 और एसएलपी नंबर है 017373। एक चीज़ तो ये है कि इस मैटर में केवट लगा रखी है। अब ये सही किया इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा कैंडिडेट की बात सुने बिना। ये सही किया कि इसमें केवट लगाई गई है। और इसके अंदर जो चैलेंज किया गया है, आपकी जो रिव्यू पेटिशन थी 19/2024 जिसका ऑर्डर 27/3/2026 को आया था, उस रिव्यू पेटिशन के खिलाफ ये एसएलपी लगाई गई है। और ये आपकी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी है ये लिस्ट हुई थी 26/5/2026 को। और यहाँ पर इसका नाम है सुबेंदर एंड अदर्स वर्सेस एचएससी। यहाँ पर उस दिन जस्टिस थे पंकज मित्तल एंड एसवीएन बाटी। एक चीज़ हुई क्या इस दिन, ये जो आपका जो मैटर है ये लिस्ट हो गया था। वहाँ पर आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट भी थे, परंतु उनके बीच में कोई ज़्यादा बहस नहीं हुई, कोई ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं हुए, क्योंकि जो इसके अंदर जो उन्होंने जो ऑर्डर पास किया उस ऑर्डर में कोई भी चीज़ नहीं लिखी, मतलब उनके बीच में कोई भी आर्गूमेंट नहीं हुए। जस्ट वहाँ पर एक चीज़ ये लिखी गई कि लिस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026, मतलब ये आपकी जो एसएलपी है वो जुलाई के अंदर, क्योंकि अभी तो जून चल रहा है, जून के अंदर छुट्टियां है, तो जुलाई के अंदर ये आपकी एसएलपी लिस्ट होगी। तो इसका करंट स्टेटस ये है कि ये एसएलपी ना तो आपकी एडमिट हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ना ही डिसमिस हुई है। बस इतना है कि इसको हम जुलाई के अंदर सुनेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी एसएलपी एडमिट होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होती है। सिर्फ 3 से 4% एसएलपी ही होती है जो सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो पाती है, बाकी सारी एसएलपी रिजेक्ट हो जाती है। तो हमें जुलाई के अंदर पता चलेगा कि ये एसएलपी एडमिट होती है या रिजेक्ट होती है। अगर ये एसएलपी एडमिट हो गई तो सेलेक्टेड जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए फिर से खतरे की घंटी बज जाएगी। और अगर वहाँ पर ये डिसमिस हो जाती है तो फिर ये इन कैंडिडेट की जॉब इस एसएलपी में सेफ हो जाएगी, इन मैटर में सेफ हो जाएगी। अब बात करते हैं हम जो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो केसेस हो रखे हैं उनके बारे में। CWP 199/05/2024 एंड कनेक्टेड केसेस निशा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। और यहाँ पर दो केसेस है, CWP नंबर 19905 और 19915 ऑफ 2024। इन दोनों केसों के अंदर प्लीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। प्लीडिंग जो लास्ट जो इनकी हियरिंग थी वो 18/2/2026 को हुई थी। तो वहां पर इन दोनों केसों के बारे में ये लिखा कि प्लीडिंग आर कंप्लीट। प्लीडिंग कंप्लीट होने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो पेटिशनर है उसने अपनी पेटिशन जो है वो सबमिट करवा दी। उस पेटिशन के ऊपर जो स्टेट को जो रिप्लाई फाइल करना था उन्होंने वो रिप्लाई फाइल कर दिया। फिर उस रिप्लाई के ऊपर अगर पेटिशनर को जरूरी लगा तो उसके ऊपर फिर वो भी जवाब सबमिट करवा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि इन दोनों केसों के ऊपर डॉक्यूमेंट्स का सारा काम हो चुका है। अब आगे आने वाली जो हियरिंग होगी उसके अंदर आर्गूमेंट होंगे और फिर आर्गूमेंट होने के बाद में फिर हो सकता है कि 1 2 3 जितने भी आर्गूमेंट चले उसके बाद में इसका फाइनल जजमेंट आ जाएगा। ये इन दो केसों के बारे में था। फिर इससे एक मैटर और कनेक्ट कर रखा है, इसी के साथ जो सुना जा रहा है वो है CWP 30609/2025। ये है भगत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा।
इसके अंदर जो ऑर्डर पास हुआ उसमें क्या लिख रखा है, लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर हैज असाइल्ड क्लोज 18.4 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024। मतलब आपकी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर थी उसका क्लोज 18.4 जो है उसको चैलेंज किया गया है और ये कहा गया कि इट इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ, वो लॉ के खिलाफ है। फिर आपकी उस एडवर्टाइजमेंट का 18.4 जो क्लोज है वो क्या कहता है, वो कहता है कि कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड इन ओपन या जनरल या पेरेंट वर्टिकल कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट इन फाइनल रिजल्ट ओनली एंड नॉट एट एनी प्रीलिमिनरी स्टेज प्रोवाइडेड दे हैव नॉट टेकन एनी बेनिफिट या रिलैक्सेशन। मतलब जिस चीज को इन्होंने चैलेंज किया है वो इसको चैलेंज किया है कि जो एचएससी ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाली वहां पर कहा कि हम जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है या जो माइग्रेशन है वो फाइनल रिजल्ट के अंदर ही करवाएंगे, जो प्रीलिमिनरी स्टेज है उसके अंदर हम माइग्रेट नहीं करेंगे। तो उस चीज को इन्होंने चैलेंज कर रखा है और ये कनेक्टेड मैटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्री से आप मेन के लिए गए थे तो वहां पे जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी उसके बारे में ये सारे केसेस है। पहले मैं एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिस्कस करना चाहूंगा, उसके बाद में इनके बारे में देखेंगे। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो था साजिब रॉय, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय। ये जो जजमेंट है वो 9 सितंबर 2025 को आया था और यहाँ पर जो बेंच थी वो थी सूर्यकांत जी की बेंच में ये जजमेंट आया था। अब ये था क्या, इसमें एचएससी जो है वो एक नोटिफिकेशन निकालती है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स जीडी इन द बीएसएफ के अंदर कांस्टेबल लगाने थे इनको, तो उसके लिए एसएससी एक नोटिफिकेशन निकालती है। एक कैंडिडेट होता है बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी और वो जो है स्टार्टिंग में एज का रिलैक्सेशन ले लेता है, जब अप्लाई करता है तो वो एज का रिलैक्सेशन ले लेता है। फिर वहां पर एक फिजिकल टेस्ट, उसका प्रोसेस क्या था रिक्रूटमेंट का कि पहले हम फिजिकल टेस्ट लेंगे, फिजिकल टेस्ट लेने के बाद में एक रिटन एग्जामिनेशन लेंगे और रिटन एग्जामिनेशन के बाद में लेंगे हम मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब मेडिकल करवाएंगे उसके बाद में। तो वो जो ओबीसी कैटेगरी का जो कैंडिडेट था वो रिटन एग्जामिनेशन में पार्ट करता है और उसके जो मार्क्स आते हैं वो ओबीसी का जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था उससे कम और जो जनरल का जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था उससे ज्यादा उसके मार्क्स आ जाते हैं। नॉर्मली आप ऐसा समझ लो कि ओबीसी की कट ऑफ जो है वो जनरल से ऊपर चली जाती है। तो फिर ये जो कैंडिडेट है वो चले जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट वहां पर क्या बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14 कि आर्टिकल 14 जो है वो नहीं लगा, आर्टिकल 14 लगना चाहिए था कि जो रिजर्व कैटेगरी है उसकी कट ऑफ जनरल से ऊपर चली गई, तो आर्टिकल 14 का यहाँ पे पालन नहीं हुआ है। फिर बोलते हैं कि जो एज और फीस का जो रिलैक्सेशन लिया था कैंडिडेट ने, डो नॉट इम्पेयर द लेवल प्लेइंग फील्ड, जो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते हैं सबके लिए बराबर, उसका उल्लंघन वो नहीं करता, फीस और एज में रिलैक्सेशन। और फिर बोलते हैं, हाईकोर्ट बोलता है कि जो आर्टिकल 16 का जो फर्स्ट पार्ट है, आर्टिकल 16 का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, गारंटी ऑल सिटीजन इक्वल पार्टिसिपेशन इन मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है उसमें सभी जो कैंडिडेट है इंडियन सिटीजन जो है उनको इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा। तो ये कहते हैं कि उसका भी वायलेट नहीं करता वो, और इससे हाईकोर्ट डिसीजन दे देता है कि एज और फीस में रिलैक्सेशन लेने के बाद भी कैंडिडेट जो है वो जनरल में माइग्रेट कर सकते हैं, करवा दिया हाईकोर्ट के अंदर। फिर जो यूनियन ऑफ इंडिया जो है वहां पर चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो एज और फीस का जो रिलैक्सेशन लिया है कैंडिडेट ने, उसके बाद में जो माइग्रेशन है डिपेंड ऑन द फैक्ट ऑफ ईच केस, वो हर एक केस के फैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपकी रिक्रूटमेंट रूल और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन अगर आपको अलो करते हैं कि जनरल में माइग्रेट कर जाओ तो आप जनरल में माइग्रेट करवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर रिक्रूटमेंट रूल या एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन अगर आपको बार करते हैं कि आप जनरल में माइग्रेट नहीं करोगे तो आपको माइग्रेट नहीं करवाया जाएगा। ये एक ऐसा केस था जिसने आपके जो रिक्रूटमेंट रूल या नोटिफिकेशन है उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया
कि भाई जो इसके अंदर लिखा हुआ है वही फाइनल है। अगर वो कह देंगे कि माइग्रेट नहीं करवा रहे हैं तो माइग्रेशन नहीं होगा। अगर एज और फेस का रिलेशन लेने के बाद भी अगर ये बोल दे कि माइग्रेशन करवाना है तो माइग्रेशन करवा दो। कुल मिला के यहाँ पे नोटिफिकेशन को इस केस के अंदर बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। और आपकी जो इसके अंदर जो चैलेंज किया गया है, जो ये जो निशा रानी वाले जो केसेस के अंदर एक तरीके से आपके नोटिफिकेशन को ही वहां पर चैलेंज किया गया है, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये केस क्लियर कट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है कि आपकी नोटिफिकेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके जो ये मैटर है इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है। दूसरी चीज, जो कैंडिडेट प्री एग्जाम से मेन एग्जाम में कैटेगरी वाइज लेके जाती है, तो कैटेगरी वाइज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है छतर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड धर्मवीर थोलिया वर्सेस स्टेट ऑफ पहला जो था छतर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और धर्मवीर थोलिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट है जो बोलते हैं कि आप प्री एग्जाम से मेन एग्जाम के लिए आप कैटेगरी वाइज ले जाओ। अगर प्रीलिमिनरी एग्जाम जो आपका प्री एग्जाम है वो अगर आपका सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है तो आप कैटेगरी वाइज ले जाओ, और जो मेन एग्जाम होने के बाद में टॉपर जनरल में शिफ्ट कर जाएंगे, बाकी अपनी कैटेगरी में लग जाएंगे। ये दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऐसा बोलते हैं। और अभी जो मैंने आपको साजिब रोए वाला डिसीजन बताया वो क्लियर कट बोलता है कि आपकी नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा केस हुआ है जिसमें प्री एग्जाम के बाद में कैंडिडेट जनरल के अंदर माइग्रेट करवा दिए थे। वो केस था आपका रजत यादव वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट। ये एक फेमस केस है और इसका जो रेफरेंस है वो पुलिस भर्ती के अंदर भी दिया गया है। अगर आप इस जजमेंट को लाइन टू लाइन पढ़ना चाहो, सुनना चाहो, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी, वो देख सकते हो। इस केस को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस केस में हुआ क्या था, पहले प्री एग्जाम हुआ 300 मार्क्स का, उसके बाद में कैटेगरी वाइज कैंडिडेट जो है वो गए टाइपिंग टेस्ट के लिए। हाई कोर्ट के अंदर क्लर्क लगाने थे इनको, तो प्री एग्जाम हुआ 300 मार्क्स का, फिर कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट है वो चले गए टाइपिंग टेस्ट के लिए। फिर टाइपिंग टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, फिर जो 300 प्लस 100 टोटल 400 मार्क्स की जो है वहां पर फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर क्या कहता है कि यहाँ पर जो प्री एग्जाम है वो सिर्फ स्क्रूटनी के लिए नहीं है, यहाँ पर जो फाइनल जो रिजल्ट बन रहा है आपका उसके अंदर इसकी 75% वेटेज है। इसलिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है प्री एग्जाम के बाद जनरल में माइग्रेट कर जाने चाहिए, ये इसके अंदर कहा गया था। परंतु यहाँ पर एक खास बात ये हुई थी कि पूरा का पूरा रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ। इसका जजमेंट आप देखिए कि जो रिजर्व कैटेगरी है वो जनरल के अंदर माइग्रेट करवा दिया प्री एग्जाम के बाद में। रीजन क्या दिया कि यह सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, 75% वेटेज रखता है। और इसके अंदर एक कमेंट और किया गया था कि हम जो आपके छतर सिंह वाला केस है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है, परंतु ये जो केस है ये डिस्टिंक्ट फूटिंग पे है, ये एक अलग टाइप का केस है, इसलिए हम ये जजमेंट दे रहे हैं। और ये जजमेंट सिर्फ इस पर्टिकुलरली इसी केस के लिए है, ये भी वहां पर क्लियरली लिखा गया था। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो प्री एग्जाम के बाद माइग्रेशन करवा दो, परंतु माइग्रेशन किनका करवा दो, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैटिशनर बन के आए हैं सिर्फ उनका माइग्रेशन करवा दो। वो रिजल्ट आप दोबारा से रिवाइज करके बना लो, रिवाइज करके दोबारा बना लो। और जो पैटिशनर है अगर वो उस मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आप उनका टाइपिंग टेस्ट करवा लो, अगर वो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं तो उनको जॉब दे दो। परंतु यहाँ पर जो सिलेक्टेड जो ज्वाइन कर चुके हैं उनकी जॉब को डिस्टर्ब मत करो। तो उस केस के अंदर भी सिलेक्टेड को नहीं छेड़ा गया था, दोबारा से कोई प्रोसेस नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब वहां पर जो सिलेक्टेड है वो ज्वाइन कर चुके थे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जो सिलेक्टेड जो ज्वाइन कर चुके हैं तो इन शॉर्ट लिस्टिंग केसेस की वजह से उनको दिक्कत होगी नहीं। शॉर्ट लिस्टिंग वाले केसेस की वजह से वो बिल्कुल आराम से बेचिंत रहे, उनको इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब बात एक चीज और आती है इसके अलावा कि जो प्री एग्जाम में अगर रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ अगर जनरल से ऊपर चली जाए तो वो मैटर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, क्योंकि वहां पर आर्टिकल 14 और 16 की दिक्कत आ जाती है। परंतु उन केसेस के अंदर भी सिर्फ पैटिशनर को ही बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि वहां पर भी दोबारा से रिजल्ट रिवाइज हो जाए, दोबारा से पेपर हो जाए, दोबारा से सब कुछ हो जाए।
तो मुझे नहीं लगता कि इन ग्रुप के अंदर कभी भी ऐसा होगा कि आप दोबारा से पेपर करवा लो, दोबारा से शॉर्ट लिस्टिंग करवा लो। ऐसा बिल्कुल रेयर चांसेस है, ऐसा इनके अंदर नहीं हो सकता। और जो आपकी एसएलपी लगी है उसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। उसके लिए आपके सीडब्ल्यूपी और जो एलपीए के अंदर डिसीजन आया था उन सबको देख करके फिर वो करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।